छोटे भाई की भी शादी हो गई। अरे प्रभु इतने अच्छे सवालों के बीच में कहाँ आएंगे फिर उस सवाल पे। छोटे भाई की भी शादी हो गई। छोटे भाई समझे ना? जी जी बिल्कुल। कौन? तेजस्वी की आपका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आपकी कब होनी है? अब क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर। तो शादी का कोई फिक्स डेट? अरे प्रभु धन्यवाद। लोगों ने पूछा कि एक सवाल पूछिएगा, तो फिर मैंने कहा कि हाँ क्या? तो उन्होंने कहा पूछ सकिएगा। हमने कहा हाँ ज़रूर पूछ लेंगे। लोगों ने पूछा, हाई डिमांडेड सवाल है, चिराग पासवान की आंखों का कलर स्काई है, तो क्या कांटेक्ट लेंस है या सीए एनआरसी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? कई इस बात को लेकर किसी एनआरसी को लेकर क्या टारगेट किया जा रहा है किसी एक वर्ग विशेष को। चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए उन्हीं जगहों पर कैंडिडेट्स उतार रहे हैं जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं। भाजपा की कोई नीति नहीं है बिहार में। मुझे इस बात का भी मुझे अफसोस होता है। मैं नहीं मानता कि 2025 में बिहार में चुनाव होंगे। यकीनन उससे बहुत पहले, या तो 2024 में ही इकट्ठे लोकसभा के साथ बिहार में चुनाव होंगे, या उससे बहुत पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। पक्की बाहर वालों में कभी वो हिम्मत नहीं थी कि मेरी पार्टी को तोड़ सके, मेरे परिवार को तोड़ सके। धोखा मुझे अपनों से ही मिला। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो संभव ही नहीं था कि कभी पार्टी टूटती या परिवार टूटता। आज आप मुझे बता दीजिए कितने दलित परिवारों को ये सरकारी नौकरी का लाभ मिला या इस योजना का लाभ मिला। मेरी लड़ाई भाई लंबी है। मैं 50 साल के बाद का बिहार में देख रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास कुमार। टीजर में पहले आप देख ही चुके होंगे कि हम किन के साथ बैठे हैं। तो हमारे साथ हैं चिराग पासवान जी। सबसे पहले आपको नमस्कार। थैंक यू हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। हमारा पहला सवाल ये है कि आपके पिताजी ने बड़े संघर्षों के बाद एक राजनीतिक विरासत बनाई। आपको नहीं लगता कि आप एक कंफर्ट जोन से निकलकर संघर्ष का रास्ता इख्तियार कर लिए? जी बिल्कुल। और ये सीख मुझे मेरे पिता से ही मिली। उन्होंने मुझे हमेशा इस बात के लिए कहा था कि कोई भी राह आसान नहीं होती। उस पर जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम परिपक्व नहीं बनोगे, तब तक जो तुमने हासिल किया है उसकी अहमियत को तुम नहीं जानोगे। यकीनन मेरे बारे में या अधिकांश नेपो किड्स के बारे में ये कहा जाता है कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती हैं। पर हकीकत है कि हर किसी को अपने संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। कोई ये बोले कि आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र हैं या पुत्री हैं, इसीलिए सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। माना ज़रूर जाता है। हाँ, संभवतः किसी बड़े व्यक्ति का पुत्र या पुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको संभवतः एक इजी एंट्री मिल सकती है, पर आपकी काबिलियत ही है जो आपको उस जगह पर स्थिर बनाती है, आपको अपने मुकाम तक पहुंचाती है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कितने भी बड़े नेता या कितने भी बड़े, फॉर दैट मैटर नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, अगर आप बाकी भी फील्ड्स में देखें, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेताओं के बच्चे कुछ नहीं कर पाए, पर जिनमें टैलेंट रहा वो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे निकले और उन्होंने अपना मुकाम बनाया। संघर्ष का रास्ता राइटली सेड मैंने खुद चुना है। अगर मुझे ईजी लाइफ या कंफर्टेबल जोन में ही रह कर राजनीति करनी होती तो मुझे लगता है कि 2020 विधानसभा का चुनाव, उससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं था। मेरे पिताजी का उस वक्त निधन हुआ था। मैं बहुत ईजिली मैं सरेंडर कर सकता था परिस्थितियों के आगे, और मैं बोल सकता था कि भैया पिता का निधन हुआ है, मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस गठबंधन में हूँ उसी गठबंधन में रह के मैं चुनाव लड़ता। मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और ये मुझे लगता है कि ये सब जानते हैं, तमाम राजनीतिक पंडित भी इस बात को मानेंगे कि अगर मैं उस अलायंस में चुनाव लड़ता, भले 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, जितनी भी सीटों पर लड़ता, हमारा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100% रहता। और अगर वो 100% रहता, मेरे 12-15 विधायक होते, केंद्र में आज मैं मंत्री होता, बिहार में हमारे मंत्री होते। पर अगर ये सब मैं कर लेता तो कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों में मैं नीचे हो जाता, अपने पिताजी की नज़रों में मैं नीचे हो जाता। जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन विचारों को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मंत्री बनना या कोई मंत्री या कोई बड़ा पद पाना, वो कभी वो लालसा रही नहीं। बचपन से भाई मंत्री का बेटा यही तो सुना है मैंने। तो मेरे लिए कोई मंत्री का होता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस सोच, इस विचार के साथ राजनीति में आया हूँ कि भाई दिल्ली में मैं रहा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है, बिहारियों का खोया गौरव, बिहारियों की अस्मिता की मेरी लड़ाई है।
दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा है कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। आज भी आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम कहीं भी चले जाइए, कॉलेजेस में बच्चे बताने से शर्माते हैं कि वो बिहारी हैं। मेरी लड़ाई उस स्मिता की है, उस गौरव की, अब उसके लिए संघर्ष का रास्ता हो या जो रास्ता, मैं तो कहता हूँ कि सर पे कफन बांध कर निकला हूँ। अब जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना देंगे, बिहार का खोया गौरव वापस नहीं ले आएंगे, तब तक हार नहीं मानने वाला। अच्छा, विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज रहा 5.66, वो ये बताता है कि आपने अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभाले रखा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि अलग अकेले चुनाव लड़ने को लेकर ही घर में ही विद्रोह शुरू हो गया? जैसा मैंने कहा कि कंफर्टेबल पॉलिटिक्स कई लोग करना चाहते हैं, या अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो संघर्ष करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और जो लोग संघर्ष के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, यकीनन संघर्ष का रास्ता एक लंबा कठिन रास्ता होता है। अगर आप उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं, कई तरीके की प्रताड़नाएं, कई तरीके की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है, जो कि सहज परिस्थितियां नहीं होती हैं। ये वही कर सकता है जिसके अंदर वो जुनून हो। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि भाई रामविलास पासवान, जिनको सब मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, रामविलास पासवान जी को वो पहचान कब मिली? 89 के बाद से। 89 में जब पहली बार वीपी सिंह जी की सरकार बनी, वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, और उसके बाद निरंतरता में एक के बाद एक चुनाव वो जीतते गए, और हर सरकार में वो मंत्री रहे। देवेगौड़ा जी के साथ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, आई.के. गुजराल साहब की हो, उसके बाद अटल जी की सरकार में वो मंत्री बने, मनमोहन जी की सरकार में वो मंत्री बने, मोदी जी की सरकार में वो मंत्री बने। पर ये 89 के बाद, बट सबसे पहले वो विधायक तो 69 में बन गए थे। 69 से 89 तक का उनका संघर्ष कौन जानता है? कितने लोग उस संघर्ष की बात करते हैं? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि भाई 69 से 89 तक उन्होंने कई चुनाव लड़े, कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे, कई बार ऊपर गए, कई बार लोगों ने उन्हें पीछे खींचने का प्रयास किया, पर इन 20 सालों में उनका ये जुनून ही था जिसने उनको अपनी राह से भटकने नहीं दिया। और ये 20 साल का संघर्ष कर कर रामविलास पासवान बने। तो संघर्ष से गुजरना ज़रूरी है चीज़ों की अहमियत को समझने के लिए, अपने सिद्धांतों पर और पक्का होने के लिए। तो जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, यकीनन वो एक कंफर्टेबल पॉलिटिक्स, आज इसके साथ अलायंस, कल उसके साथ अलायंस, पर मेरे लिए सिर्फ अपने ही सिद्धांतों की लड़ाई नहीं थी, मेरे पिता के विचारों को आगे लेकर जाने की लड़ाई थी। और मौजूदा गठबंधन में भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जाना संभव बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी ही कभी सहज नहीं थे। 2017 में मैं जानता हूँ वो कितने असहज थे जब रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा बने। उस वक्त मेरे पिताजी की राजनीति ही हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ की रही थी, और मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा से टारगेट ही किया मेरे पिताजी को, उनके बढ़ते कद को। दलित महादलित उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमाम जातियों को एक तरफ कर पासवानों को अलग करना कहीं ना कहीं मेरे पिता के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करने का प्रयास था। तो वहीं पर एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए जा रहे फैसले, मेरी पार्टी को तोड़ने की बात हो, मेरे नेता जब 2005 में जब 29 विधायक के साथ जब वो जीते, उस वक्त जिस तरीके से मेरी पार्टी को तोड़ा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके बाद रह कर अलग अलग समय पर पार्टी के विधान पार्षद हों, सांसद हों, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो दोनों में ये टकराव हमेशा से रहा। ऐसे में 2017 में भाई हम लोग का तो गठबंधन भाजपा के साथ हुआ था, 2014 में वो भी तब हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। रहते तो संभवतः 2014 का ये गठबंधन नहीं होता। जब मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन से अलग हुए, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही वो अलग हुए थे। उसके बाद हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने। तो वो असहजता मैंने मेरे नेता में देखी 2017 में, जब मुख्यमंत्री जी वापस एनडीए गठबंधन महागठबंधन छोड़कर एनडीए का वो हिस्सा बने। तो वो 2 साल मेरे पिताजी के लिए काफ़ी कठिन थे। 2019 का भी चुनाव वो साथ मिलकर कतई नहीं लड़ना चाहते थे, और ये बात हम लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखी थी। प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से ये हम लोग को ये विश्वास मिला कि भैया आपका गठबंधन हम लोग के साथ है, आप छोड़िए कौन गठबंधन में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उस वक्त गठबंधन धर्म को निभाते हुए ज़रूर हम लोगों ने वो फैसला लिया। पर उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग के तमाम प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया गया, वो एक ऑनेस्ट अलायंस नहीं था, विरोधाभास था गठबंधन में। और इसीलिए लोकसभा के तुरंत बाद मेरे नेता ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि हम लोग एनडीए से हम लोग अलग होंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा
उस वक्त मैंने की थी जब हमारे नेता मौजूद थे, और उस वक्त कई मैंने मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों को मैंने उजागर किया था उस यात्रा में भी, जिसका समर्थन मेरे नेता ने उस वक्त मजबूती से किया था। सो बहरहाल ये निर्णय मेरे नेता के रहते हुए ही ले लिया गया था कि हम लोग गठबंधन से अलग। पिछले साल जो हुआ उसे आप पार्टी में टूट मानते हैं या परिवार में? पहले तो परिवार में टूट। अगर परिवार नहीं टूटता तो मेरी पार्टी कभी नहीं टूटती। अगर परिवार मेरा एकजुट रहता, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बाहर वालों में कभी वो हिम्मत नहीं थी कि मेरी पार्टी को तोड़ सके, मेरे परिवार को तोड़ सके। धोखा मुझे अपनों से ही मिला। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो संभव ही नहीं था कि कभी पार्टी टूटती या परिवार टूटता। अच्छा, आप हमेशा ये कहते हैं कि व्यक्तिगत संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। अभी कैसे संबंध है आपके चाचा पशुपति पारस जी से? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं व्यक्तिगत संबंधों को भाई उनकी एक अपनी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, या जो उन्हें लगा कि भाई उनके लिए बेहतर है राजनीति में, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया, जिसका मैं पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ। मुझे उसमें कोई बैर नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने अपने लिए उन्होंने फैसला लिया। मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा वो रहेंगे, उनका खून मेरी रगों में है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। मेरे लिए, जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध हमेशा मैंने अलग रखे हैं, आज भी कभी वो मिलेंगे तो पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा। उनकी राजनीतिक सोच ज़रूर इस दौरान अलग हुई है, मेरी राजनीतिक सोच अलग है। वो अपनी राजनीतिक सोच पे चल रहे हैं, मैं अपनी सोच पे चल रहा हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि इन दिनों चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर थोड़े नरम पड़ गए हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये चर्चा शुरू हुई जब मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुलाकात हुई और दोनों बार मैंने पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये वहाँ से चर्चा शुरू हुई। पर उसके बाद भी कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जो मैंने उठाए, पर मुझे लगता है कि वो पाँव छूने वाला दृश्य ज़्यादा मजबूती से लोगों के जहन में बसा, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि मैं नरम हुआ या ये वो। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी का कभी भी, और कोई कारण ही नहीं है ना कि मैं उनका व्यक्तिगत विरोध क्यों करूं। मतलब ना मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, ना मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत तौर पे कोई संबंध है। जितना भी मैंने उनको जाना है, मेरे पिता के समकक्ष रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया, पिता के साथ ही रहे, उस नाते मेरा उनसे एक संबंध है। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुख्यमंत्री जी मुझसे बहुत बड़े हैं, तो जिस सम्मान के वो हकदार हैं वो सम्मान मैंने उनको हमेशा दिया है, आगे भी दूंगा। पर हाँ, राजनीतिक विरोधाभास मेरा जो था उनसे वो रहेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, 7 निश्चय खास तौर पर, उससे बिहार का विकास हो सकता है। नली गली, नल जल, भाई ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं जो कि वैसे भी हमारे स्टेट में होने ही चाहिए। आप इसको गवर्नमेंट का एजेंडा बना के नहीं काम कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एजेंडा इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाने की बात होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, निवेशकों को इनवाइट करने की बात होनी चाहिए, एमएनसीज़ हमारे प्रदेश में कैसे हैं उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, जो कि कहीं पे भी गवर्नमेंट एजेंडा में मुझे दिखता नहीं है। तो मेरी शिकायत उनकी नीतियों को लेकर है। बट बहरहाल जब मुख्यमंत्री जी ने कोई सही कदम भी उठाया, मैंने उनका समर्थन किया। शराबबंदी उसमें से एक था। उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, मैं उस वक्त एनडीए के साथ था। मुझे लगता है शायद 2016 में संभवतः, अगर मेरी याददाश्त सही है, 2016 में मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था शराबबंदी का। तो उस वक्त हम लोग एनडीए में थे और मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के साथ थे। उस वक्त एनडीए में रहने के बावजूद मैंने मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया था और इस फैसले को मैंने सही ठहराया था और उनका साथ मैंने दिया था। आज भी पुनः जब आप जातीय जनगणना की आप बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ हूँ। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी आज रामविलास या लोक जनशक्ति पार्टी जो एक्चुअल स्वरूप में थी, मेरे नेता ने भी कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया किसी भी गठबंधन के सामने। उन्होंने हमेशा नीति के आधार पर वो गठबंधन किया। मैंने अगर 2014 के अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ निकालें आर्काइव्स में, इस बात को बहुत क्लियरली मैंने कहा कि मेरा एनडीए के साथ जो गठबंधन उस वक्त भी हुआ या भाजपा के साथ, वो नीतियों के आधार पर है, इशू बेस्ड अलायंस है।
और इस बात को मैंने हमेशा मेंटेन किया कि मेरा किसी भी गठबंधन के साथ इशू बेस्ड अलायंस होगा। भाई अगर मैं 100% आपके एजेंडे के साथ सहमत होता तो 2 दल नहीं होते, एक ही पार्टी होती। मैं अलग क्यों होता फिर आपसे, अगर आपकी सारी नीतियाँ मुझे एक जैसी लगती। मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी मैंने भूमि अधिग्रहण बिल का मैंने विरोध किया था, मैंने डीमोनेटाइजेशन का मैंने विरोध किया था। भारत की संसद में खड़े होकर मैंने इन विषयों को उठाकर मैंने कहा था कि ये गलत फैसले हमारे गठबंधन के घटक दल के द्वारा लिए गए हैं। मैंने उस वक्त भी गठबंधन में भी जिन अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट जब डाइल्यूट करने की जब बात आई तो हम लोगों ने उसी गठबंधन के सामने अल्टीमेटम तक देने का हम लोगों ने काम किया। तो जो नीति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है उससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। और आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री जी जब सही फैसला लेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा, पर जब वो गलत रहेंगे, अफसोस इसी बात का होता है कि अधिकांश बार वो गलत नीतिगत फैसला लेते हैं। अच्छा, गठबंधन का दौर है, आपको लगता है कि बगैर गठबंधन सफलता पाना थोड़ा मुश्किल है? सफलता आप किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं उस पर ही आधारित होता है। राजनीति में कई बार सफलताओं के मायने सिर्फ और सिर्फ संख्या बल के आधार पर ही माने जाते हैं कि आपके कितने विधायक हैं, आपके कितने सांसद हैं। मेरे लिए परिस्थितियां थोड़ी सी अलग रही हैं। मैंने हमेशा सफलता अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को के लिए लड़ाई लड़ने को मैंने माना है। भाई आज की भी तारीख में जो छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जो शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी संख्या बल की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, वो अपने एजेंडाज़ को लेके लड़ रहे हैं। वैसे ही मैं भी अपने एजेंडेज़, अपने इश्यूज़ को लेके, भाई अगर आज मैं चाहता हूँ कि बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोज़गार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बने, मैं क्या गलत चाहता हूँ। अब इसके लिए अगर सिर्फ मेरे विधायक ही हों वही इस बात को उठाएं, मैं नहीं मानता। मेरे जिला अध्यक्ष सक्षम हैं, मेरे प्रखंड अध्यक्ष, मेरे पंचायत अध्यक्ष सक्षम हैं राज्य सरकार के ऊपर इस दबाव को डालने के लिए कि भैया आपकी नीतियां गलत हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, जब आपका एक राजनीतिक दल होता है और जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो ज़रूर आपके लिए संख्या भी मायने रखती है। बट संख्या के लिए मैं किसी गलत गठबंधन के सामने नतमस्तक हो जाऊं या किसी ऐसे राजनीतिक दल से मैं समझौता कर लूं जहां पर मेरी नीतियां ही मैच नहीं करती। 2020 में अलग होने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वो एक्नॉलेजमेंट गठबंधन की तरफ से नहीं मिल रहा था। लोगों ने बाद में कहा कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, सीटें बढ़ाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मैं कोई सीटें बढ़ाने के लिए नहीं भैया, मेरे लिए सीटें नहीं मायने रखती। मेरे लिए मायने रखता है मेरा विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं चाहता हूँ कि भैया गवर्नमेंट के एजेंडे में इसको जोड़ा जाए, क्यों नहीं जोड़ा जाए। मैं आज जनता के बीच जा रहा हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर। मुख्यमंत्री जी जाते हैं 7 निश्चय को लेकर। भाजपा की कोई नीति ही नहीं है बिहार में। मुझे इस बात का भी मुझे अफसोस होता है। 2020 में गठबंधन के सामने ही मैंने इस बात को कहा था कि भैया क्यों भारतीय जनता पार्टी 7 निश्चय के सामने नतमस्तक है। भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, भारत के सबसे बड़े नेता आपकी पार्टी से आते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी बिहार में आपकी अपनी कोई नीति नहीं। महागठबंधन के समय पर 7 निश्चय ड्राफ्ट हुआ था। 7 निश्चय कोई एनडीए का एजेंडा नहीं है। वो जब लालू जी के साथ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त 7 निश्चय बनाया गया था। और वही 7 निश्चय पार्ट 2 के तौर पर 2019 के चुनाव और 2020 के चुनाव के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। पर मैं इस तरीके से नतमस्तक नहीं हो सकता था। मैंने हमेशा इस बात को मैंने खुलकर कहा कि भैया जो मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान देगा, कल को इस बात का मुझे विश्वास देगा कि जब सरकार आएगी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पे भी काम किया जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि भैया से मेरा ही एजेंडे को आप गवर्नमेंट एजेंडा बना लीजिए, बट गठबंधन राजनीति की ये परंपरा रही है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनता है जहाँ जहाँ पे भी गठबंधन की सरकारें रही हैं। इससे पहले भी जितनी भी केंद्र में सरकारें, हाँ पिछली 2 बार से ज़रूर साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं बन रहा, क्योंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। बट बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकारें होती हैं वहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, और यही मांग मेरी भी थी 2020 विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल, छोटे भाई की भी शादी हो गई? अरे प्रभु इतने अच्छे सवालों के बीच में कहा आएंगे फिर उस सवाल पे। छोटे भाई की भी शादी हो गई, छोटे भाई समझे ना? जी जी बिल्कुल। कौन? तेजस्वी की आपका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आपकी कब होनी? अब क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर नहीं पता मुझे। मैं ईमानदारी से मैं बोलूँ भाई, समय ही नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए निकला हूँ। ऐसे में व्यक्तिगत सोच
अपने बारे में कुछ सोचना उसका समय भी नहीं मिलता और मेरी प्राथमिकता भी नहीं है। आज बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। खुद के बारे में सोचना होता तो वही कंफर्टेबल जोन में रहता, कंफर्टेबल राजनीति करता, ये उथल पुथल नहीं करता, हलचल नहीं करता। कभी ना कभी तो पारिवारिक जिंदगी में आना है ना भाई। हम तो कभी बस अगर ट्राई पूछ रहे हैं। कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर, पर आज की तारीख में प्राथमिकता नहीं है मेरी। अच्छा, चलिए अब सवालों पे आते हैं जी। पार्टीगत कहें या व्यक्तिगत कहें, अभी आपका समर्थन किसके साथ है, महागठबंधन या एनडीए? किसी के भी साथ नहीं। क्यों? मैं नीतिगत ज़रूर मेरे समर्थन रहेंगे। जनसंख्या निरंतर कानून पे जहां मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, तो वहीं जातीय जनगणना पे मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं समर्थन करता हूं। इशू बेस्ड हमेशा मैंने कहा है, हर दल के या हर गठबंधन के तमाम नीतिगत फैसले सही हों, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और मेरी एक अपनी स्वतंत्र पार्टी है, मैं नीतियों के आधार पर फैसले ले सकता हूं अपनी पार्टी में। और फिलहाल आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपने जनाधार को और कंसोलिडेट करना और मजबूत करना और मजबूती से आगे बढ़ाना। अभी आपने बताया कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 5.66% वोट मेरी पार्टी को मिले। भाई, एक ऐसी परिस्थिति में मुझे जनता का इतना बड़ा समर्थन मिला जब मैं एक लंबे समय तक मैं बिहार से बाहर था। मेरे पिताजी की तबीयत चुनाव से पहले एक लंबे समय तक ख़राब थी, अस्पताल में थे वो अगस्त के महीने से ही। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो लगभग वो 3-4 महीने ऐसे थे जब मैं बिहार आ ही नहीं पाया था, पापा के साथ हॉस्पिटल में होता था। और तो उस वक्त बीच में ही चुनाव, पापा का निधन हुआ और उस वक्त बीच में ही चुनाव आए। तो एक ऐसे समय पर जनता ने मुझे ये अपना समर्थन दिया जब मैं जनता के बीच उस वक्त रहा भी नहीं था। और वो भी 5.66% वोट मुझे तब आए हैं जब मैंने आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा था। महज 137 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। भाजपा की किसी भी अधिकांश सीटों पर हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था। अगर उन सीटों पर भी अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 10 से 12% का हम लोगों को मिलता। और आज 14% वाले तो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर आप जनता दल यूनाइटेड का अगर आप मत प्रतिशत देखें तो। इसीलिए ये विश्वास। और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मेहनत की, हमारे नेताओं ने मेहनत की, हमारे संगठन पर हम लोग जिस तरीके से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में अपने जनाधार को हम लोग बड़ा करें। भाई, आज की तारीख में जिस डेलिकेट पोजीशनिंग पे ये सरकार चल रही है, महज 0.1% से एनडीए ने अपनी सरकार बनाई हुई है। अगर आप इसको आंकड़ों में देखें तो महागठबंधन को जितने वोट मिले 2020 में और एनडीए को जितने वोट मिले, महज 0.1% वोट ज़्यादा हैं एनडीए के पास। अगर इसको आप संख्या में देखें, वोटों के मत में अगर आप देखें तो महज 12,000 वोट ज़्यादा हैं एनडीए के पास। महागठबंधन को जितने वोट मिले, एनडीए को जितने वोट मिले, उससे महज 12,000 वोट ही ज़्यादा हैं आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के पास। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोग को 25 लाख के करीब हम लोग को वोट मिले हैं। 24 लाख से ऊपर, 24 लाख से ज़्यादा हम लोग को वोट मिले हैं। लगभग 6% के करीब हम लोग का मत प्रतिशत है। तो जहाँ 0.1% वहाँ हम लोग का 6% मायने रखेगा। जहाँ महज 12,000 वोट ज़्यादा, वहाँ हम लोग के लगभग 25 लाख वोट मायने रखेंगे। और इस दौरान पिछले साल 1.5 साल में यकीनन ये मत प्रतिशत बढ़ा ही है, ये जन समर्थन बढ़ा ही है। तो मेरा लक्ष्य आज की तारीख में, मेरी प्रायोरिटी पूरी तरीके से अपने संगठन को, अपनी पार्टी को और मजबूत करना। अच्छा, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए उन्हीं जगहों पर कैंडिडेट्स उतार रहे हैं जहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट्स। नहीं, देखिए, ये पार्टी के द्वारा लिया गया ये फैसला था। मेरा भाजपा के साथ मेरा कोई वैचारिक मतभेद या कोई नीतिगत मतभेद था ही नहीं। मेरा इशू सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के साथ, और वही इशू मेरा आज भी बरकरार है। मैं नहीं मानता भैया कि बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री जी के रहते बिहार में विकास हो सकता है। भाई, अनंत इश्यूज़ हैं बिहार में ऐसे जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं तो और कौन है। भाई, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई, आज की तारीख में जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो 20, 22, 25, 30 साल का युवा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था।
आप बताएं कि पिछले 15 साल में आपने क्या किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पिछले 15 साल से तो हम लोग आप ही को देख रहे हैं ना भाई। जब मैं बम्बई में काम करता था या मैं दिल्ली में मैं रहा था, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री आप थे। अगर बिहार उस वक्त बदनाम होता था तो उसके जिम्मेदार आप थे। मुंबई में मैंने बिहारियों को पिटते हुए देखा है, लाठियां खाते हुए देखा है, ठेला वाला रिक्शे वाले को ए भैया ए बिहारी बोलकर बिहारी शब्द को गाली बनते हुए मैंने देखा है। मेरी लड़ाई उस बिहारी अस्मिता की है भाई। मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी क्यों लिखा? इसीलिए लिखा क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द गाली बना दिया गया था। आप दूसरे प्रदेश में जाइए, लोग बताने से कतराते हैं कि भैया हम बिहार के हैं, हम बिहारी हैं। बिहारी शब्द बोलना उनको गाली लगता है। तो ये बिहार का गौरव, ये बिहार का सम्मान खोया तो किसके कार्यकाल में खोया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। तो इसीलिए 2020 में भी ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया था कि मेरे प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही उतरेंगे, और हम लोग उतरे। और मुझे खुशी है कि हमको उसमें सफलता हुई। आज जितनी बार जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बार को कहते हैं कि चिराग पासवान की वजह से हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, चिराग पासवान की वजह से हमारे आधे से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव हार गए, जितनी बार वो कहते हैं उतनी बार वो मुझे मेरी सफलता का एहसास दिलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि 243 सीट पर अगर आप लड़े रहते तो ये वोटिंग परसेंटेज जो आप बता रहे थे, या मैं बता रहा हूँ 5.66, ये निश्चित तौर पर 10 के बाहर होता? जी बिल्कुल। तो फिर आपने 243 पर क्यों नहीं लड़ा? भाई मेरी लड़ाई वोटिंग परसेंटेज की थी ही नहीं, मेरी लड़ाई वैचारिक मतभेदों की थी। अगर मुझे अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से ही समझौता करना होता तो मैं ऐसे लड़ता ही नहीं। फिर तो मैं नतमस्तक रहता मुख्यमंत्री जी के सामने, 10-12 सीटों पर चुनाव लड़के बात को समाप्त कर देता। मेरी लड़ाई भाई लंबी है। मैं 50 साल के बाद का बिहार में देख रहा हूँ। मेरी लड़ाई अगले 10 साल में बिहार को बनस्पत विकसित राज्यों के बराबरी पर लेकर जाना है। अगले 30 साल में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। अगले 50 सालों में दुनिया में बिहार का डंका बजे। और ये संभव है। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ भाई। कोई भारत का ऐसा राज्य नहीं है, और संभवतः कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ पे बिहारी नहीं हो। यही बिहारी जब दूसरे प्रदेश में जाता है तो ना सिर्फ अपनी बेहतर जीवन के लिए वो सफल हो जाता है, बल्कि उद्यमी बनकर 100, 50, 500, 1000 लोगों को नौकरी रोजगार देने के काबिल बन जाता है। पर वही बिहारी जब अपने प्रदेश में रहता है तो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे उनको वो अवसर ही नहीं मिलते हैं। और भाई कौन चाहता है अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना? मैं कभी नहीं चाहूँगा अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाऊँ काम करने के लिए। भाई ये मेरा प्रदेश है, मैं यहाँ पे रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं मैं यहाँ पे रह के काम करना चाहूँगा? पर पलायन करने के लिए लोग मजबूर होते हैं। ये कभी स्वेच्छा से लिया हुआ या खुशी में लिया हुआ ये निर्णय नहीं है, मजबूरी में लिया हुआ निर्णय। और उसके बाद विडंबना देखिए भैया, यही बिहारी जब दूसरे प्रदेश जाता है वहीं पर शिक्षा हासिल करता है, रोजगार करता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और उसके बाद कभी बुढ़ापे में माता पिता की जब तबीयत खराब हुई, या होली दिवाली छठ पूजा पे कभी घर आना हुआ, या बहन की शादी में घर आना हुआ तो आना होता, नहीं तो बिहार से उनका रिश्ता ही लगातार धीरे धीरे करके टूटता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहीं पर ही होकर रह जाते। तो ऐसे में तो बिहार हम लोग का बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। आज जो हम लोग बोलते हैं युवा प्रदेश, जो हमारी ताकत है वो धीरे धीरे हमारी दी जाएगी। भाई आज हम लोग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक बड़ी संख्या ऐसी है, लगभग 65% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ये हमारी ताकत है। इसको अपने एडवांटेज में हम लोग को यूज़ करना है, ना कि पलायन कर करके युवाओं को दूसरे प्रदेश में क्यों जाते हैं युवा? भाई क्योंकि शिक्षा नहीं है यहाँ पे अच्छी। सबसे मूल जड़ में जाए, रोजगार तो बाद में आता है, शिक्षा ही नहीं है। कितने ऐसे बिहारी हैं, कितने ऐसे युवा हैं जो इसलिए बिहार छोड़कर जाते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। आप जेएनयू में जाकर देखिए, जितने लड़के बैठे हुए वो इसीलिए ना जाते हैं भैया क्योंकि यहाँ पे कोर्स ही नहीं कंप्लीट होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि भाई बताएं ना, अगर हमारे बाप दादा के ज़माने में भी ऐसा ही होता था तो आपके ज़माने में परिस्थिति कैसे बदली? आप तो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, आप इंजीनियर हैं संभवतः। तो अगर आप इंजीनियर हैं, कि आपके ज़माने में भी कोर्सेज ऐसे ही 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता था क्या? और अगर नहीं तो फिर वो एरा बुरा कैसे हुआ और आपका कार्यकाल बेहतर कैसे हुआ, आप बताएं। तो ये पलायन का रुकना ज़रूरी है, लोगों का बिहार से बाहर जाना रोकना ज़रूरी है। तो मेरी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है भैया, इसीलिए ये क्षणिक या तत्काल में जो चीज़ें होती हैं वो मुझे ना विचलित करती हैं ना प्रभावित करती हैं। 2024 में क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे आप? भाई मुझे नहीं पता, 2000 विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जैसा मैंने कहा कि अभी मेरा लक्ष्य अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करना है। अच्छा, आपके स्टैंड को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि आप किस तरफ हैं, महागठबंधन की तरफ या एनडीए की तरफ? क्योंकि लालू जी का सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके प्रति दिखा। तो
ये थोड़ा फिर क्लियर। किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस बात को मैं बहुत स्पष्ट तौर से मैं कह दूँ, आमतौर पर गठबंधनों में देखा भी गया है कि जब कोई चुनाव सामने आता है तो उस वक्त गठबंधन का स्वरूप तैयार किया जाता है। फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, यकीनन हम लोग अगला चुनाव गठबंधन के तहत ही हम लोग लड़ेंगे। अब वो लोकसभा का चुनाव हो या उससे पहले मध्यवर्ती चुनाव हो बिहार में विधानसभा के, या लोकसभा और मध्यवर्ती चुनाव दोनों एक साथ हो, परिस्थिति जो भी बने, मैं नहीं मानता कि 2025 में बिहार में चुनाव होंगे। यकीनन उससे बहुत पहले या तो 2024 में ही इकट्ठे लोकसभा के साथ बिहार में चुनाव होंगे या उससे बहुत पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। परिस्थिति जो भी बने हम लोग गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर ये गठबंधन किसके साथ होगा ये उसी वक्त तय किया जाएगा। जनरल प्रैक्टिस भी ये रही है भाई, मैं कोई अकेला दल ऐसा नहीं हूँ जो कि चुनाव के वक्त गठबंधन का निर्णय ले रहा है। जनरल प्रैक्टिस रही है कि चुनाव के वक्त ही अलायंसेस बनते हैं। कितने ऐसे घटक दल हैं जो कि चुनाव से इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन आने तक किसी और गठबंधन में थे और नोटिफिकेशन के बाद किसी और गठबंधन में चले गए। तो इसीलिए ये निर्णय चुनाव के वक्त ही लिया जाएगा। 12 जनपद वो घर नहीं, दलित राजनीति का एक मंदिर था, उसे खाली कराया गया। आपको लगता है कि उसे बचाया जा सकता था? और क्या आपने उसको बचाने के लिए बीजेपी के बड़े लीडर्स, मेरे कहने का मतलब है प्रधानमंत्री या अमित शाह जी से बात की थी? सिर्फ दलित राजनीति का ही नहीं, 12 जनपद सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु था। मुझे लगता है सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी लड़ाई ही 12 जनपद से निकली। मैं जिक्र कर रहा हूँ 89 में जब मंडल कमीशन जब लागू किया गया, उसके बाद रह कर जब भी सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जब आवाज़ बुलंद हुई, उसका केंद्र बिंदु 12 जनपद रहा। भले वो ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात हो या अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में हुए बदलाव को यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने की बात हो, तमाम निर्णय, तमाम बड़े निर्णय जिन्होंने समाज में एक समानता लाने का कार्य किया, उसका केंद्र बिंदु यकीनन 12 जनपद था। 12 जनपद मेरे पिताजी का आवाज़ था, उस पर मेरा हक, क्योंकि 12 जनपद में रहने के लिए 50 साल के राजनीतिक अनुभव, 6 प्रधानमंत्री के साथ आपका किया गया कार्य का अनुभव, निरंतरता में लोकसभा में जीत कर जाने का अनुभव, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का अनुभव, बहुत बड़ा, बहुत विकराल रूप की ज़रूरत है 12 जनपद को अपने नाम पर करने के लिए। यकीनन मेरे पिता के निधन के बाद मैं इस बात को जानता था, सेकेंड टाइम ऑफ मेंबर पार्लियामेंट था मैं, मेरे पास वो अनुभव वो नहीं था जो 12 जनपद में रहने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कभी भी 12 जनपद को लेकर मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भैया मेरे नाम पर कर दिया जाए या मुझे 12 जनपद में मुझे रहना है। यकीनन कभी कोई दिन ऐसा आएगा जहाँ पर मैं अपने पिता के अंश बराबर भी बन पाऊँ और अगर मैं 12 जनपद जाने के काबिल रहा तो उस वक्त मैं जाऊँगा। तो इसलिए मेरी लड़ाई 12 जनपद को लेकर कभी थी ही नहीं। जब घर खाली करने का वो जब कहा भी गया, बहुत विनम्रता से, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी नानी, हम सब बहुत ही विनम्रता से हम लोग घर से निकल गए। और उसके बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तकलीफ़ मुझे उस तरीके से थी जिस तरीके से हम लोग के सामान को बाहर फेंका गया, मेरे पिताजी की तस्वीरों को, उनके बिस्तर के ऊपर जिस तरीके से जूते चप्पल पहनकर अधिकारी चल रहे थे, तमाम महापुरुषों की, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जयप्रकाश जी हों, लोहिया जी हों, तमाम महापुरुषों की जिस तरीके से तस्वीरों का अपमान किया गया घर खाली कराने के दौरान, मुझे एतराज़ बस सिर्फ उन बातों से था। बट बहरहाल वो बात बीत गई। और मैं इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में मैं देखता हूं। मेरे पिताजी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति में उन्होंने अपनी एक बड़ी भूमिका उन्होंने हमेशा देखी और वो भूमिका उन्होंने निभाई भी। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उस भूमिका को निभाया। मेरी प्राथमिकता बिहार है, तो बिहार में रहकर बिहारियों के लिए संघर्ष करना, तो ऐसे में 12 जनपद का बहुत ज़्यादा महत्व मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, मेरे पिताजी ने एक लंबा जीवन, मैंने पूरा बचपन वहाँ पर बिताया, उस नाते यादें बहुत हैं वहाँ की जो रह कर कौंधती हैं आपके दिमाग में।
बट उसके अलावा जैसा मैंने कहा, सर पे कफन बांध कर निकला हूँ बड़ी लड़ाई के लिए। ऐसी लड़ाई में छोटी छोटी ऐसी तिलांजलि मुझे विचलित नहीं। आपको नहीं लगता कि आपके चाचा चाहते तो उसको बचा सकते थे? भाई मुझे उस बहस में जाना ही नहीं। तो 12 जनपद जब आप छोड़े तो वो तस्वीर हमने भी देखा, कितना भावुक पल था वो। जैसा मैंने कहा भाई, आज 40 साल की उम्र में लगभग 34-35 साल मैंने उस घर में बिताए हैं। मेरी बचपन की तमाम यादें, मैं 5 या 6 साल का था जब मैं उस घर में मैं गया था। 5-6 साल से पहले की कितनी ही यादें आपके दिमाग में होती हैं, तो मेरी जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी यादें हैं, वो यकीनन उसी घर की हैं। पापा के साथ बिताया हुआ हर पल उसी घर का ही है, तो यकीनन उस नाते वो आपको भावुक ज़रूर करता है, बट अपनी भावनाओं को एक बड़ी लड़ाई पर हावी नहीं होने दूंगा, ये भी वादा मैंने खुद से किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मुहिम आपने चलाया था, आपको क्या लगता है जिस समय आपने इसको स्टार्ट किया उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है इधर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उतनी बल्कि और ज़्यादा तीव्र हुई है। आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिला, उसके बाद रह कर 2 महीने 3 महीने में जो पटना में हम लोगों ने बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने किए, भले वो बापू सभागार में हुआ पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम हो, या फिर जो बिहार बचाओ मार्च हम लोगों ने, राजभवन मार्च जो हम लोगों ने 15 फरवरी को किया, तो इन तमाम चीज़ों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को की धार को और मजबूत किया है। भाई मेरे जीवन का लक्ष्य ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। मेरे पिता का अंतिम सपना पूरा करना ही मैं अपना लक्ष्य मानता हूँ, और अपने अंतिम सपने के तौर पर मुझे याद है अस्पताल में जब वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे होते थे, उस वक्त वो बैठे ड्राफ्टिंग करते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। तो मैं कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं छोड़ सकता हूँ? वही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे पिता के अपने इस अंतिम सपने को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। दलित राजनीति के 3 केंद्र रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और आपके चाचा पशुपति भारत। ये तीनों लोग, अंबेडकर साहब कहते हैं कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, लड़ो। तो दलित राजनीति के तीनों नेता खुद संगठित नहीं हैं। आपको लगता नहीं है कि बाबा साहब के जो सिद्धांत है, संगठित रहो, शिक्षित रहो और लड़ो? देखिए, मैं बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, हर किसी के अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। हर कोई सिर्फ वैचारिक महत्वाकांक्षाओं के साथ ही आगे चले, आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हर वो व्यक्ति जो आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के साथ है, बिहार का मैं ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे ये बात थोड़ी सी आश्चर्यचकित करती है कि भैया अगर आप शुद्ध रूप से अगर हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि अगर आप दलित राजनीति की बात कर रहे हैं तो कैसे आप खामोश रह सकते हैं जब आए दिन दलित बच्चियों का, और जब मैं दलित बात कर रहा हूं क्योंकि बिहार में इस बात को स्पष्ट करके बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो विभाजन हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, तो जब आप दलित बोलते हैं तो बिहार में संभवतः एक जाति तक ही लोग सीमित होकर रह जाते हैं। मैं अनुसूचित जाति, जो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी भी है, मैं उसी का उपयोग करते हुए मैं इस विषय को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप कैसे खामोश रह सकते हैं जब अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके, उनको मार कर उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। अभी कल परसों की ही घटना है। कल मुझे फ़ोन आया नालंदा, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से, वहाँ पर एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे पूर्व में कई हम लोगों ने ऐसी ही घटनाएं देखी जहाँ पर कहीं पे बच्चियों का गला रेत कर, कहीं पे गला दबाकर दुष्कर्म करने के बाद बच्चियों को मार दिया जाता है। कैसे तथाकथित अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले राजनेता, जिसमें मैं सिर्फ इन 2 नामों का ही जिक्र नहीं कर रहा, मैं तमाम उन सांसद, विधायक, मंत्रियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि भैया हम दलितों की आवाज़ बनकर आए हैं, हम अनुसूचित जाति की हम आवाज़ बनकर आए हैं। कैसे आप खामोश रह जाते हैं ऐसी हत्याओं पर? आप मुझे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ पर इस जाति से आने वाले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ऐसी हत्याओं पर गए हों, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई हो। भारत की लोकसभा तो छोड़ दीजिए, भारत की संसद तो छोड़ दीजिए, बिहार की विधानसभा में इन लोगों ने कभी आवाज़ उठाई हो? दलित युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अगर किसी दलित की हत्या हुई
तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेरे 2 सवाल हैं इसके ऊपर कि भाई मेरे मुख्यमंत्री, जो कि संजोग से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ये सोच आपके दिमाग में कैसे आती है कि आपके प्रदेश में आपके रहते हुए कोई हत्या होगी? इस योजना का निर्माण ही की हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सोच एक गृह मंत्री के दिमाग में कैसे आ सकती है? गृह मंत्री को अपने भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे रहते मेरे प्रदेश में कोई हत्या नहीं होगी। पर बहरहाल आपने इस योजना का आपने निर्माण भी किया कि अगर किसी दलित की हत्या होगी उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज आप मुझे बता दीजिए कितने दलित परिवारों को ये सरकारी नौकरी का लाभ मिला या इस योजना का लाभ मिला? और अगर नहीं मिला, आज भी आप डीएम एसपी को आप फ़ोन कीजिए तो वहाँ से जवाब आएगा कि भाई इस पर कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, नियमावली ही हमें नहीं पता कि कैसे इसमें नौकरी देनी है। तो कितने ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री हैं जो कि सरकार का हिस्सा हैं और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। पर जब उन्हीं के ही समाज के लोगों को उनकी ज़रूरत है, कितने लोग हैं जो जाते हैं उनके पास, जो पहुंचते हैं उनके पास। और अगर आप नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक लाभ से ही नहीं जा रहे ना। तो ये वैचारिक सोच और राजनीतिक सोच, ये दोनों अलग होती है और अधिकांश बार इसमें राजनीतिक लाभ ज़्यादा भारी हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आपके विचार पीछे छूटते जाते हैं। सीए एनआरसी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? भाई मेरा स्टैंड इसको लेकर बहुत स्पष्ट है। मैं पूरी तरीके से सीए एनआरसी का मैं समर्थन करता हूँ। मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैंने भारत की संसद में खड़े होकर इस विषय पर मैंने अपनी पार्टी की तरफ से अपने मत को मैंने रखा था। उस वक्त मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी सदन में ही मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने इस बात को रखा था। हमारी पार्टी की भी अपनी शंकाएं थीं कई इस बात को लेकर कि सीए एनआरसी को लेकर क्या टारगेट किया जा रहा है किसी एक वर्ग विशेष को, या इसको लेकर आने वाले समय में क्या कम्युनल तर्ज पर क्या कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है क्या। इन तमाम बातों को हम लोगों ने एक लंबे समय तक एक राउंड्स ऑफ मीटिंग चली थी हमारी गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, जिसमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे। और उनसे ये तमाम चीज़ों को समझने के बाद, उनसे ये विश्वास पाने के बाद, क्योंकि हम लोग को भी कंसर्न थे कि भाई क्या कोई डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट बन रही है जिसके आधार पर बाद में आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठें, ये किया जाए वो किया जाए। तो तमाम तरीके की बातें हम लोगों ने क्लियर आउट की। और बहरहाल जब लागू करने की भी बात आएगी, पुनः हम लोग इस पर अपना स्पष्टीकरण हम लोग मांगेंगे। पर आज की तारीख में सीए एनआरसी का पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्थन करती है। चलते चलते आज का आखिरी सवाल, जब हमने अपने सोशल हैंडल पे लिखा कि हम चिराग पासवान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लोगों ने पूछा कि एक सवाल पूछिएगा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ क्या? तो उन्होंने कहा पूछ सकिएगा। हमने कहा हाँ ज़रूर पूछ लेंगे। लोगों ने पूछा, हाई डिमांडेड सवाल है, चिराग पासवान की आंखों का कलर स्काई है, तो क्या कॉन्टैक्ट लेंस है या? ये मेरी मदर की साइड से, मोम पंजाबी हैं, मेरी मदर की साइड से मुझे मिला है। हाँ, तो व्यक्तिगत सवाल का जवाब यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होता है, तो मुझे मेरी मदर की तरफ से ज़रूरी है। तो शादी का कोई फिक्स डेट? अरे प्रभु, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे चिराग पासवान, जिनसे हमने विस्तृत चर्चा की। किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ हम आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।